बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे इस सेशन में। मैथमेटिक्स का ये सेशन होगा। मैं हूं डॉक्टर ललित आपके समक्ष, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं बढ़ता हूँ आगे, और बिना किसी देरी के पहला प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूँ। बेसिक सवाल नहीं है, बिल्कुल प्रारंभ में बिल्कुल आसान सवाल है, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क माइनस 29,36,248 बराबर 6,35,773 आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है और मैं चाहूंगा जवाब मिले। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, तो देखेंगे क्या मिलेगा जवाब। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 635,773 प्लस 29,36,248। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 4 और 7 11 और 1 12, 2 और 7 9 और 1 10। अब देखो 0 21 मिल गया, 2 में मिल रहा है अब 21, क्योंकि 3,53,000 तो हो नहीं सकता, 35 लाख ही हुआ। क्यों? क्योंकि 29 और 6 35 होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35,72,021 इज द राइट आंसर। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट इज बी। सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। आसान सवाल है, बिल्कुल जोड़ने वाला संबंधी सवाल लिया है जिससे कि आपको समस्या ना हो और आप आसानी से सवाल को कर ले, क्योंकि पहला सवाल हमेशा मैं इजी रखता हूं। अब धीरे धीरे आपका लेवल सवालों का बढ़ता जाएगा और आपके जवाबों की जो मुझे अपेक्षा है वो ज्यादा होनी चाहिए। आप एक और सवाल है सेम, इसको देखेंगे क्या मिलेगा। अब जल्दी से आप इसका आंसर मुझे करने की कोशिश करें। एक सिंपल सवाल है, एक सेम सवाल आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन मार्क माइनस 3,699 प्लस 1,985 माइनस 2,047 बराबर 3,111 है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, आराम से कर सकते हैं आप। सिंपल देखो, यहाँ 2 माइनस की टर्म है या प्लस की टर्म है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस क्वेश्चन मार्क, इसको उधर भेज दें तो कितना होगा, 9 और 7 16 का 6 का, 9 और 4 13 और 1 14, 6 और 1 7, 3 और 2 5। तो ये 5,746 आपके सामने आता है। उसके बाद माइनस का, प्लस का ये हो गया 1,985 बराबर 3,111। इसको घटा दें इसमें तो क्वेश्चन मार्क माइनस क्या बचेगा भाई, 6 में से 5 गए 1, 14 में से 8 गए 6, 16 में से 9 गए 7 और 4 में से 11 बराबर 3,111। तो अब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालें, 3,111 प्लस का 3,700, तो 1 और 1 2, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 3 और 3। राइट ऑप्शन क्या है, 6,872 इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिए गए हैं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्टली आप कर पाएं और सवालों के जो प्रेशर है उससे आगे निकल पाए। प्लस का बेसिक सवाल है। चलो अब आप करते हैं आगे। 69/92 की सरलतम भिन्न बताइए क्या होगी, यानी फाइंड द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ 69/92। 69/92 की आपको सिंपलेस्ट फॉर्मेट फ्रैक्शन बताना है। 4 ऑप्शन, 2/3, 3/4, 13/24 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। उम्मीद करूंगा आपका आसानी से मिलेगा मुझे। सुनील यस हैं आप। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। इजी सवाल है और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखो सिंपल सवाल लिखा हुआ है 69/92, और आपको पहाड़ा शायद याद होगा, 23 3 69 और 23 चौके 92, 3/4 राइट ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल दे रहा हूं मैं आपको आज, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा सवाल होगा, लेकिन पहले आप इनको करने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट द आंसर इजीली, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए मैथमेटिक्स में, क्योंकि पहले आसान फिर जटिल फिर और जटिल। राइट ऑप्शन क्या है, 3/4 है ना, तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा। तो सभी ऑप्शन आपको बी मिल रहे हैं और देख रहे हैं जवाब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। एक और सवाल फिर ले लेते हैं आपके समक्ष। चलिए क्वेश्चन है, अब थोड़े से सवाल का स्तर मैं ऊपर करूंगा। यदि 1 प्लस एक्स बटा 169 बराबर 14/13 हो तो x का मान किसके बराबर होगा। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 69 इज इक्वल टू 14/13,
देन x विल बी इक्वल टू व्हाट। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। तो देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, सिंपल। देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, रूट लगा हुआ है, पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो जब भी कोई ऐसा सवाल मिले सबसे पहले क्या करना, आप स्क्वायर रूट को हटा दो। आपने कहा हटा लेते हैं, तो मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कर दिया, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स अपॉन 169 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 और 13 का स्क्वायर 169। इसको कर दें इधर, तो 169 प्लस एक्स अपॉन 169 इज इक्वल टू 196 अपॉन 169। दोनों बराबर है तो कट जाएंगे। तो क्या मिला, आपने कहा 169 प्लस एक्स इज इक्वल टू 196, तो x इज इक्वल टू 196 माइनस का 169। 16 में से 9 गए 7 और 8 में से 6 गए 2, 27 विल बी द राइट आंसर। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपको करने के मिल जाए तो आप ज्यादा ना सोचें, आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। सबसे पहले कोशिश क्या करनी है आपको, आप ये ट्राई करें कि ये सबसे पहले जो स्क्वायर रूट लगा हुआ इसको हटाओ। गुड इवनिंग दीपा। जैसे ही आप स्क्वायर रूट को हटा दोगे आपके आंसर आपके पास आके रुक जाएंगे, आसानी से आप इन सवालों को कर पाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करें जी। वन मोर क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। देखते हैं नए सवाल की तरफ आपका क्या हमारी तरफ आंसर आता है। क्लियर है, सब क्लियर हो गया है ना, आसान था। एक और 12/7 का क्यूब का मान है। ऐसे सवाल एमपी में पूछे गए थे, ऐसे बहुत सारे सवाल एमपी टेट में आपसे पूछे गए थे। तो सिंपल आपको क्यूब रूट का मान पता होगा तो आप आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। तो 12/7 का क्यूब की बात आपसे हो रही है और देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। बहुत सिंपल सवाल है, उम्मीद करूंगा आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। सिंपल है, देखो 12 का क्यूब तो सबको पता होगा ना, 1728 होता है। ये तो सबको पता है ना 12 का क्यूब। नहीं पता मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है और जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उनका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, या तो आप एक काम करें 12 में 12 की गुणा करें 144 आ जाएगा, उसमें 12 की गुणा कर दें। या फिर शॉर्टकट कैसे करते हैं, 1 12 का निकालना है ना, तो 2 का स्क्वायर लिखो, कितना होता है 4, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। पहला और लास्ट वाला अंक छोड़ दो, बीच में 2 का डबल और 4 का डबल लिख दो, आंसर आ जाए 8। 8 और 4 12, 6 और 1 7, ये आ गया 1728, है ना। 1728 में 7 का क्यूब तो 343 सबको पता है, तो क्या होगा 1728/343। और वो कौन सा ऑप्शन है, आपने कहा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है, डी क्यों होगा, क्यों भी तो पूछा है उसने, तो आप डी क्यों कर रहे हैं। सिंपल सवाल था 12 का क्यूब बटे 7 का क्यूब, तो आपने देखा तो ये 1103 कैसे आ जाएगा। सही सवाल को समझने की कोशिश करें, गलती के चांसेस कम से कम रखें। राइट ऑप्शन होगा ए, बिल्कुल सही समझे आप जी। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल। 5x + 7y का वर्ग निकालना है आपको। 5x + 7y का वर्ग क्या होगा, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को भी हाँ शुरू कर दिया गया पूछना। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा, 5x + 7x का वर्ग निकालना है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5x + 7। ये माइनस नहीं है, ये इज इक्वल टू है, क्या होगा। तो बहुत सिंपल है ना, आप सभी जानते हैं भाई 5x + 7y का करूंगा होल स्क्वायर। तो ये आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर और जमा दोनों की गुणाओं का डबल। अभी वही करना, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर जमा दोनों की गुणाओं का डबल। ऐसे करोगे ना, मैंने कहा ओके। तो 5 पंजे 25x² प्लस 7 पंजे 35 दूनी 70 xy प्लस 49y। क्लियर है। तो राइट ऑप्शन क्या है, और क्वेश्चन नंबर 6 का ए इज द राइट आंसर। तो आप इसको 5 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 5 पंजे 25 होता तो आपको 25 यही मिल जाता। तो ये तो मैंने समझाया है आपको जिससे कि आप डिटेल में समझ पाए। अदरवाइज यहाँ से शुरुआत कर सकते थे, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती सवाल को करने में। वन मोर क्वेश्चन एट योर स्क्रीन।
दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 13 है। और चलिए देखें जवाब क्या मिलता है आपका। प्रश्न आपके सामने रख दिया गया है और उम्मीद करेंगे कि जवाब में गलती ना हो। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं उम्मीद करूंगा गड़बड़ी ना हो सवाल में, आप आसानी से सवाल को करने की कोशिश करें और ये इजीली हो जाएगा। दो क्रमागत संख्याओं, देखो दो लगातार संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग जो है वो 313 है। उन संख्याओं का योग बता दो क्या होगा। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स। जब कॉन्जुगेटिव की बात आती है तो शायद आपके दिमाग में एक बात आ जाती होगी कि कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। यानी अगर आप एक संख्या को a मानते हैं और दूसरी वाली क्या होगी a+1, क्योंकि दोनों में एक एक का डिफरेंस ही होगा जब भी कॉन्जुगेटिव होंगी। उसने बोला इनके वर्गों का योग, तो मैं इनका वर्ग कर दूं, a का वर्ग ये हुआ, दूसरी वाले का a+1 का वर्ग का योग कितना है 313, ये लिखा है ना। मैंने कहा ओके, तो क्या करें, a² प्लस पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा दोनों की गुणाओं का डबल। इज इट क्लियर। तो क्या हुआ, आपने कहा 2a² प्लस 2a इज इक्वल टू 313 माइनस का 1, तो 2 आपने ऐसे कॉमन निकाला, तो a² प्लस a इज इक्वल टू 312 और a² प्लस a इज इक्वल टू 312 बटा, तो कितना हुआ, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 156। तो यानी क्या मिला आपको, आपको मिला a² प्लस a माइनस का 156 बराबर 0। ये आपके सामने इक्वेशन है। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना क्या है, अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो सिर्फ आपको इसको हल करना है। अब क्या करें, अगर मैं इसके फैक्टर करूं 156 के ऐसे दो फैक्टर जिनको घटाऊं तो एक आना चाहिए, और वो लगातार भी नंबर है, तो वो नंबर कौन से होंगे 13 और 12। भाई 13 और 12 गुणा करोगे 56 आएगा, तो मैं लिख दूं इसको a² प्लस 13a माइनस का 12a 156। तो आपने a बाहर निकाला तो a+13, आपने यहां से 12 बाहर निकाला तो a+13, तो माइनस, तो क्या हुआ a माइनस का 12 और a प्लस का 13 बराबर 0। तो a का वैल्यू क्या हुआ, दैट इज 12, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 13, तो 12 और 13 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो 12 और 13 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 25 आएगा ना। भाई एक संख्या अगर a12 मिल गई तो 12 से आगे वाली संख्या 13 होगी, तो 12 और 13 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 25, नॉट बी। द राइट आंसर इज सी। सवाल को समझ के करने की कोशिश करें, गलती के चांसेस ना करें, गलती के चांसेस जितने आप ज्यादा करेंगे उतनी ही गलत ही आपसे होंगे। क्लियर है, तो बात समझ में आ गई होगी क्या करना था इसमें, राइट ऑप्शन सी। वेरी गुड। तो आपको सवालों को समझ के का सवाल प्रश्न को करना है कि कैसे वो हो रहा है, देन यू कैन इजीली हैंडल द क्वेश्चन, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ओके, चलो तो एक और सवाल देख लेते हैं जी, क्या होगा इसका सवाल, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 15% से घट जाती है, परंतु दूसरे वर्ष में 45% से बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष में भी उसमें 5% की बढ़ोतरी हो जाती है, तीनों वर्षों के बाद जनसंख्या पूर्व जनसंख्या से कितने प्रतिशत होगी, ये आपको बताना है। सवाल है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डिक्रीजेस बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर बट increases by 45% in the second year and increase by 5% in the third year also. The population after 3 years will be what percent of the population before? Okay, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। उम्मीद करूंगा जवाब अच्छा मिले और गलती ना हो आपसे। तो देखो, जब भी आप इस तरह का सवाल करते हैं, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको करने होते हैं, तो हम क्या मानते हैं, हम जनसंख्या को परसेंटेज में 100 मान के चलते हैं, क्योंकि उसने जो मुझे सवाल दिया है वो क्या है, हम 100% मानेंगे, जहां वो बोलेगा कम 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 करेंगे, जहां बोलेगा बढ़ाऊंगा बढ़ा देंगे। जैसे उसने बोला इसमें कि अगर प्रथम स्टार्टिंग में 100% है तो पहली बार 15% कम हो गई, तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या हमें प्राप्त हो रही है ना, जैसे हम क्या करेंगे इसमें करते हैं 100 इंटू कितनी कम हो रही परसेंटेज, तो दैट इज 100 प्लस माइनस का x अपॉन 100। दूसरे वर्ष में भी ये करेंगे 100
प्लस माइनस का x अपॉन 100, ये करते चले जाएंगे। अंतर क्या है बस कि जब भी आप इस सवाल को करेंगे तो अगर वो कम हो रही है तो माइनस का निशान लगाएंगे, बढ़ रही है तो प्लस का निशान लगाएंगे। आपने कहा ओके, तो क्या करें 100 मल्टीप्लाई बाई, जब ये कम हो रही तो 100 में से 15 के तो 85 बटा 100, दूसरे वर्ष में क्या हुआ 45% बढ़ गई, तो कितना हुआ 100 प्लस 45 145 बटा 100। नेक्स्ट वाले में वो फिर बढ़ गई 5%, तो 105 बटा 100। इज इट क्लियर? तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। जब भी आपको जनसंख्या लगातार इस तरह से बढ़ती मिल जाए, यू जस्ट डू दैट टास्क, यू विल गेट द आंसर। अब क्या करें, आपने देखा अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूं, देखो 100 से तो 100 कट जाएगा, ये वाला कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मल्टीप्लाई में है। तो इसको डिवाइड करें, अगर इसको 5 से काटे तो 21 बटा 20, इसको 5 से काटें तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45 बटा, इसको काटे 5 से 17 पंजे 85, तो ये आपके सामने आया। मैं यहाँ लिख दूं 17 गुणा 19 गुणा 21 बटा 20 गुणा 20। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसकी हम सीधे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 17 गुणा 19, तो 21 निम्मा 189, इधर लिख देता हूँ 21 निम्मा 189, 21 एकम 21 और 18 29 में 17 की गुणा कर दो और 400 का डिवाइड कर, 4 का डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा, में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ व्हाट विल बी द राइट आंसर, 17 निम्मा 153 और कितना बचा, ओके 3783 आना, 3783 बटे 4, बस अब डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 29.4, 129.41, ये टोटल परसेंटेज आ जाएगा। पहली संख्या कितनी थी 100%, 129.41 से 100% घटा दो तो कितने परसेंट बढ़ गई 29.41%, इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। 8 का भी सी होगा। तो बस इसमें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप कैलकुलेशन को तेज कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद कैलकुलेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है तो कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, चिंता आपके सामने नहीं आएगी और आप आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही कहा सुनील जी आप। एक और सवाल ले, चलिए 80/3/4 का मान कितना होगा, ये आपको बताना। 80 की पावर 3/4 का, बोलिए तो बड़ा आसान सवाल है, इसको तो आप कर सकते हैं जी। क्वेश्चन आपके सामने 8 टू दी पावर 3/4 का मान क्या होगा, तो देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। देखो सवाल को समझने की कोशिश करना, 80 की पावर 3/4 लिखा हुआ है, अगर मैं 80 की पावर 3/4 करूं तो मुझे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, और 80 के फैक्टर क्या होते हैं, पहले 80 के फैक्टर कर लो, तो क्या होगा 2 40, 2 20, 2 4, 2 दूनी 4 20, 2 और 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, ढाई 80, ये आना चाहिए। हाँ जी यही तो आएगा, अगर आप चाहेंगे तो यही आएगा मेरे हिसाब से तो। और ये सवाल थोड़ा सा, हाँ एक मिनट रुकिएगा, सवाल में थोड़ा सा चेंज, क्योंकि ये ऐसे होगा नहीं, इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन है, मैं कर देता हूँ, देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं। इट्स 81, ओके, क्योंकि 81 की पावर 3/4 आप नहीं कर सकते, तो हम 80 का करेंगे। 81 का, 81 का करें तो क्या होता है, आपने कहा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 21, 3 की पावर 4, तो उसको लिख दें हम 3 की पावर 4 की पावर 3/, अब क्या करें, पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4, 4 से 4 कट गया, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, राइट ऑप्शन बी इज 27। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को जी? कोई समस्या नहीं है, इजीली हैंडल हो गया, आसान था, बहुत बढ़िया। तो आप सवाल को करें, और ये इसको बोलते हैं घातांक वाले सवाल।
तो ये घातांक और बहुपद वाले सवाल बहुत ज्यादा एमपीटेट में पूछे गए थे, तो आप प्रिपेयर रहिएगा अपने सवाल को लेकर के, क्योंकि प्रश्न आपके हैं तो जवाब भी आपके अच्छे से आने जरूरी है। एक और सवाल लेते हैं आपके सामने। चलिए, एक बर्तन है, एक बर्तन आपके सामने सवाल है। एक बर्तन है, 52 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 11 और 2 के अनुपात में। एक बर्तन में 52 लीटर दूध है जिसमें पानी और दूध का और पानी का अनुपात दिया 11 और 2। यदि उसमें कितना दूध और डाल दिया जाए जिससे उसका अनुपात 12 और 1 हो जाए। देखो, दो तरीके से सवाल कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट से भी बता देता हूं और बेसिक से भी बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं 52 लीटर दूध है, तो आपने कहा 52 लीटर दूध था, इसमें जो अनुपात था दूध और पानी का, ये मिल्क का है और ये वाटर का। उसने बोला 11 और 2 के अनुपात में था। तो अगर मैं दूध की मात्रा निकालूं तो क्या हुआ, कुल अनुपात कितना हुआ, 11 + 2, 13 अनुपात किसके बराबर है, आपने कहा 52 के बराबर। तो एक अनुपात किसके बराबर हुआ, 52/13। तो एक अनुपात का वैल्यू 4 है। तो दूध कितना हुआ इसमें, 44 लीटर, और पानी कितना हुआ, 8 लीटर। तो इस मिश्रण में 44 लीटर दूध है और 8 लीटर पानी। अब क्या करना है, आपको इस मिश्रण को 12 और 1 के अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो भाई आपका क्या हो जाए, तो कितना दूध और डाल दे, दूध को बढ़ाना है, पानी तो फिक्स है ना, पानी की तो मात्रा कुछ नहीं बढ़ रही है। तो आपने कहा एक अनुपात का वैल्यू 8 है। भाई दूध तो पानी तो 1 के अनुपात में है ना, जो 8 लीटर था। अब आपको 12 अनुपात बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो आपने कहा एक अनुपात का वैल्यू 8 है, तो 12 का अनुपात 12 × 96, तो ये 96 हो जाएगा। यानी इसमें इस समय दूध जो है 96 लीटर है। 40 लीटर पहले से अवेलेबल था, तो कितना बचा, 42 लीटर या 52 लीटर, दैट इज 52। तो इसमें 52 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो आपका जवाब क्लियर हो जाएगा। टोटल 52 लीटर जो है इसमें आपका एक्यूरेट मात्रा में जो है मिल गया आंसर। तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को जी, कोई दिक्कत किसी को, मेरे साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 52 लीटर समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, सिंपल समझ में आया, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बता दे, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ आप जाकर यहाँ तक तो आप कर लेते हैं सभी लोग, इसके आगे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने बोला अनुपात 12 और 1 का करना है मुझे, तो 12 और 1 का अनुपात बनाना है, तो यानी दूध 12 अनुपात में होगा और पानी 1 अनुपात में होगा। और पानी की मात्रा तो फिक्स्ड है, क्योंकि पानी तो मिलाना नहीं है, पानी तो 8 लीटर रहेगा, सिर्फ दूध मिलाना पड़ेगा। तो जब पानी की मात्रा 1 अनुपात में, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हुआ, आपने कहा 8 लीटर। तो 12 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, आपने कहा 12 × 96। तो इस समय इस पूरे मिश्रण में 96 लीटर दूध और 8 लीटर पानी है। तो आपको बोला इसमें 44 से 96 बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ा, आपने घटा दिया। राइट ऑप्शन क्या है, 52 लीटर। इज इट क्लियर। तो मैं तो बिल्कुल इसी से कराता हूँ, ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो भी क्लियर हो जाती है। इसलिए हम फार्मूले से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं। अभी क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी किसी भाई साहब को। यहाँ पर आगे बढ़ूं मैं, अगर आप इजाजत करें तो आगे बढ़ा जाए, जैसा आपको उचित लगे। ठीक, एक और सवाल। 8 छात्रों का वजन क्रम से 68 किलोग्राम, 72 किलोग्राम और 78 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 82 और 42 और 60 किलोग्राम। सभी छात्रों का औसत वजन बताओ कितना। सभी छात्रों का आपको वजन दिया हुआ है, जिसमें 68 किलोग्राम, 72 किलोग्राम, 78 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 56, 82, 42 और 60 किलोग्राम। सभी छात्रों का औसत वजन क्या है, ये आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले और तेजी से जी। सिंपल सवाल है भाई, आप सभी जानते हैं, औसत पूछा है आपसे। औसत क्या होता है, आपने कुल योग बटे कुल संख्या। अब कुल योग कितना होगा, सब जोड़ दो। आपने कहा 68 + 72 + 78 + 75 + 56 + 82 + 42 + 60, ये टोटल है आपका। इसमें डिवाइड कितने का करना है, 8 का, क्योंकि कुल संख्या कितनी 8 है। जोड़ें तो 2 और 2 4, 6 10 और 5 15 और 8 23,
23 और 2 25 और 8 33, यहाँ से लगे 3, 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 8 21 और 5 26 और 7 33, 33 और 7 40, 40 और 7 47 और 6 53, 533। टोटल कितना हुआ? 533 है। इसमें 8 का डिवाइड कर दो, कुल योग बटे कुल संख्या 8 से डिवाइड करें तो 8 6 48, बचे 5, 3 53 और 8 संग 48 बटे 5 40, 8 6 48, तो कितना हो जाएगा? दैट इज द राइट आंसर, 66.66। तो आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? मुझे तो लगता नहीं कि प्रॉब्लम आनी चाहिए, आसान सवाल है, इजीली आप कर सकते हैं। तो 66.6 इसी में था, अगली बार करोगे तो ये 2 5 और आ जाएगा इसमें। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल नंबर ऑफ सम को, जो संख्याओं का योग है, उसको आप कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे तो आपको पूरा आंसर एक्यूरेटली मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो एक और सवाल बढ़ाया जाए आपकी तरफ। जी, तो राइट ऑप्शन भी, बहुत ही बढ़िया। एक और, एक आदमी एक स्कूटर को 12% लाभ पर बेच देता है, उसके बाद उसने स्कूटर को 20% कम में खरीदा होता, तो 3850 कम में बेचा होता, तो 15% का लाभ होता, उस स्कूटर का कुल मूल्य क्या है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, और मुझे उम्मीद है आप सवाल को बड़ी आसानी से करेंगे। एक आदमी ने, सवाल को समझने की कोशिश करना, एक आदमी ने एक स्कूटर को 12% लाभ पर बेच देता है, कोई बात नहीं है। उसके बाद स्कूटर को 20% कम में खरीदता, अगर उसने उस 20% कम में खरीदा होता और उसको जिस रेट पर उसने पहले लिया, तो उसको वो 20% कम में खरीदता और उसे 3850 में बेचता, कम में बेचता, तो उसे 15% का लाभ होता, तो स्कूटर का क्रय मूल्य बताओ कितना है? तो मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब बड़ा आसानी से आएगा और गलती नहीं है। ठीक है, चलो अब समझा देते हैं आपको सवाल कैसे। जब भी मैं कहा एक्स, तो मैंने मानने को मना ही किया आपको, आपको एक्स तो मानना ही नहीं है। सवाल में क्या करना है, उसने बोला एक आदमी स्कूटर, मैंने माना कॉस्ट प्राइस 100%, स्टार्टिंग में हमने कॉस्ट प्राइस 100% माना। अब क्या हुआ, आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, जब 100% कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गया, तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना है? आपने कहा सर सेलिंग प्राइस, भाई 12% लाभ पर बेच रहा है, तो मैं एसपी निकालूं तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 12 बराबर 112, 112 का उसने बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने बोला नया मूल्य क्या होगा, अगर उसको 20% कम में खरीदता, तो जो कॉस्ट प्राइस था वो 100% था, 20 में कम खरीदता तो 80% में खरीदता। ये नया वाला कॉस्ट प्राइस है जो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है वो, तो 80% पर उसको खरीदता या 80 रुपये में खरीदता, तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना, उसे 15% का लाभ होता इस पर। तो 80/100 गुणा 115 कर दूं, क्योंकि उसे 115% का लाभ हो रहा है ना, मैं बोला ना 15% का लाभ होगा, तो मैंने 115 निकाल दिया जिससे कि मुझे टोटल मूल्य पता लग जाए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक? जो उसने बोला मैं वही करता जा रहा हूँ। नहीं बोला कि भाई पहला उसने 100 कॉस्ट प्राइस माना तो 12% लाभ पर बेचा तो 112% आया। उसने बोला बाद में स्कूटर को 20% कम में खरीदता, तो 100% उसका प्राइस था, 12 कम खरीदता तो 80% में लेता, और उसे उसे इतने रुपए कम में बेचता, तो लाभ 15% का होता, तो मैंने लाभ निकाल लिया 15% का। तो 20 चौके 80 होते हैं और 20 पंजे 100 होते हैं, 5 से इसको काट दें तो कितना हुआ, 5 दूनी 10, बचा 1 और 5 दिया 15, 23 चौके 92, तो वो 92% का होता, वो 92% का हो जाता ना। आपने कहा बिल्कुल नहीं, वो 92 रुपए का हो जाता, यही तो कंडीशन है। अब क्या करें, उसने बोला कि भाई 112 में से अगर मैं 92 घटाऊं तो 20 आना, 20 आता है, तो ये 20% का अंतर उसके सामने मिला आपको, है ना, 20 रुपए का अंतर मिला ना, 20% का मान लो आप। तो उसने बोला 112 में से 92% क्यों घटाया, क्योंकि 112 का तो पहला वाला प्राइस था, नया वाला प्राइस कितना है? आपने कहा कि सर वो है 92, तो अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो वो कितना है, वो उसने बोला है कि 3850 है, यही तो मतलब है, 20% का वैल्यू जो है वो 3850 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? आपने कहा इधर कर देता हूं, 3850 मल्टीप्लाई बाई 100/20, 0 से 0 कट गया, 20 पंजे 50 यहाँ पर आ गया, तो गुणा करें 0, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 दिया 15 और 2 17, तो कितना होना चाहिए? उस वस्तु का
जो कॉस्ट प्राइस था वो 17,250 रुपए था। क्लियर है बात, समझ में आ गई? सॉरी क्या करा मैंने, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, सॉरी 19,250 इस 90, ठीक है ना। तो कितना था 19,250, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं इस प्रश्न में? मुझे तो लगता है कि वो परेशानी होनी चाहिए, इजीली आपने हैंडल किया है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई, तो बड़ी अच्छी बात है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए, सवाल इजीली समझ में आ गया है। क्लियर है? फिर से बताऊं, ये समझ में आ गया? अगर आपको फिर से देखना है तो एक बार फिर से इसको वीडियो को रिवर्ट करके आप देख सकते हैं। ओके, एक और सवाल है आपके सामने। एक मिश्रित धातु में 40% जस्ता तथा शेष चांदी है, तो 50 किलोग्राम धातु में चांदी की मात्रा क्या होगी? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक मिश्रित धातु में 40% जस्ता तथा शेष चांदी है, अगर 50 किलोग्राम धातु में चांदी की मात्रा क्या है ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बहुत सिंपल सवाल है, अगर आप चाहेंगे तो इसको चुटकियों में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी सवाल को करने में। ठीक, तो मैं चाहूंगा जवाब मिले और अच्छा मिले, गलती ना हो सवाल, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि गलती तो आप नहीं करेंगे और तेजी से जवाब देने की कोशिश भी करेंगे, तो काफी। हाँ, जी, जवाब क्या होगा, लेट्स सी। तो देखो सिंपल सवाल है, उसने बोला कोई भी धातु है उसमें 40% दस्ता है, उसने बोला इसकी, अब चांदी जब भाई 100% में से 40% जस्ता है, तो चांदी कितनी है? आपने कहा 60%, तो किसी भी धातु में 60% चांदी होगी। आपने कहा हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60% चांदी होगी। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, जब 60% चांदी तो 50 किलोग्राम धातु में चांदी की मात्रा कितनी है? आपने कहा सर अभी कर देते हैं इसका जवाब। तो आपने कहा कि 50 किलोग्राम धातु में चांदी की मात्रा क्या होगी, तो 50 किलोग्राम में चांदी तो 60% होगी ना। जब कोई भी धातु है उसमें परसेंटेज पहले से बताया हुआ है, तो आपने 60% निकाल दिया इसका, तो कितना हुआ? 0 से 0 कट गया। तो इस 50 किलो में 30 किलोग्राम चांदी होगी और 20 किलोग्राम जस्ता। क्लियर है? बढ़िया, समझ में आ रही है बातें, वेरी गुड। इसी तरह से आपको करते जाने हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्नों में, आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको प्रश्नों को हल करने में। क्लियर है? तो एक और सवाल ले लेते हैं आपके सामने और देखते हैं आपका एक और सवाल हमें क्या देता है आंसर। 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है, इसमें पिता की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में 8 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 2 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी आपको बताना है। 4 भाई हैं, उनकी औसत उम्र 10 वर्ष है, यदि उनमें पिता की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में 8 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 2 वर्ष बाद पिताजी की उम्र बता दो कितनी है। तो समझो देखो 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है। अब देखो 4 भाई हैं, अगर 4 भाइयों की एवरेज एज कितनी है 10 वर्ष, तो उनकी टोटल एज कितनी होगी? आपने कहा 10 गुना 4, 40 वर्ष। तो 4 भाइयों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 40 टोटल उम्र जो है। अब उसने पिताजी की आयु जोड़ दी, जब पिताजी की आयु जोड़ी तो 5 हो गया, लोग एक जुड़ गए तो 5 हुए ना, तो उसमें 8 वर्ष बढ़ गए औसत उम्र में। तो औसत उम्र कितनी होगी? 10 पहले थी, 8 हो जुड़ गए, 18। अब उम्र कितनी हो गई? आपने कहा टोटल उम्र कितनी हुई? 5 गुना 18, अब उम्र है 90 साल। तो यानी चारों बच्चों की उम्र तो 40 साल है टोटल, और पिताजी की उम्र लगाकर टोटल उम्र 50 साल है। तो अगर इन दोनों को घटा दूं तो पिताजी की उम्र आ जाएगी। पिताजी कितने के हो गए? आपने बोला 90 में से 40 गए 50 के, तो पिताजी जो है 50 वर्ष, इसमें पिताजी की उम्र 50 वर्ष है। इज इट क्लियर? ठीक। उसने बोला 2 साल बाद कितने के हो जाएंगे, जब आज 50 के हैं तो 2 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 52 वर्ष के होने चाहिए ना पिताजी। बहुत बढ़िया, 2 और जोड़ दिया इसमें, तो पिताजी कितने के हो गए? आपने कहा पिताजी हो गए हमारे 52 साल। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को जी? कोई समस्यात्मक चीजें नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कोई भी समस्या सवाल में नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, आपने कहा है तो वेरी गुड। तो वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखता हूं दोस्तों, उसको भी देखेंगे क्या मिलता है।
और अच्छे से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत बट्टा 10%, 20% और 40% के तुल्य एक ही बट्टा प्रतिशत क्या होगा? यानी एक आदमी आपको किसी चीज पर लगातार 3 डिस्काउंट देता है, पहले 10%, फिर 20%, फिर 40%। तो आपको बताना अगर वो एक ही डिस्काउंट दे तो कितना डिस्काउंट देना होगा। सिंपल सवाल है, करने की कोशिश कर। चालीस 20 60 10 70, ऑप्शन क्या मिलेगा आपकी तरफ से? हम तो ये सोच रहे हैं कि आप क्या जवाब देंगे। देख लेते हैं जवाब और क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपकी। समझिएगा सवाल, देखो अगर आप इसको ऐसे करोगे कि मैंने माना 100, स्टार्टिंग में 100 रुपए थे, तो आपने बट्टे की बात की, तो पहले आपने 10% का डिस्काउंट निकाला, 10/100, तो 10 रुपए आ गए। तो 100 में से 10 घटा तो चीज कितने की बची? 100 माइनस का 10 बराबर 90। अब 90 का 20% डिस्काउंट दो, अब 90 का 20% डिस्काउंट दिया आपने, अब 18 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 90 में से आपने 18 निकाल दिया, कितना बचा? आपने कहा 72। अब 72% है वो वस्तु का वैल्यू। अब आपने 40% निकाला उसका 72 का, तो कितना बचा? आपने कहा 7 चौक 28 और 2 चौके 8, 288 बटा 10, 10 का भाग कर दे तो कितना बना? 28 पॉइंट। अब उसमें ये डिस्काउंट और कम कर दिया, तो 72 में से आपने 28.8 घटा दिया, कितना बचा? आपने कहा 10 में से 8 गए 2, 11 में से 8 गए 3, और 6 में से 2 गया 4, इतना आया। यानी इस समय आपको प्राइस जो था उस वैल्यू का इतना हो गया, 100 में से इतनी बन गई, तो कितना डिस्काउंट बना? 56.8%। ये तो तरीका हुआ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला। मैंने आपको क्या बताया, जब ऐसे सवाल मिल जाए तो क्या करते हैं आप इफेक्टिव परसेंटेज का यूज करें। याद है ना इफेक्टिव परसेंटेज मैंने बताया हुआ? तो पहले इफेक्टिव परसेंटेज इन दोनों पर लगाएंगे, बाकी उस 40 को बारे में बाद में बात करेंगे। इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। और ए और बी क्या लेते हैं? अगर वो घाटा है, डिस्काउंट है, छूट है, हानि है तो माइनस में, अगर वो प्रॉफिट है, प्लस है, लाभ है, फायदा है तो प्लस में। लेकिन ये दो डिस्काउंट है तो घाटे हैं तो क्या होगा? माइनस का 10 माइनस का 20, जब माइनस माइनस की गुणा हुई तो प्लस का 20 गुणा 10/100, तो 20 और 2 10 30, माइनस का 30 प्लस का 2, इन दोनों पर 28% का बट्टा लगा, यानी इन दोनों से 28% का डिस्काउंट दिया गया। अब क्या करें? अब इसके साथ इसको पुट कर दो। अब क्या करें? आपने कहा माइनस का 28 माइनस का 40, माइनस माइनस गुणा प्लस, 40 मल्टीप्लाई बाय 28/100, 0 से 0 कट गया। अब क्या करें? 28 68 हो गया, ये प्लस का कितना हुआ? आपने कहा 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11। ओके, इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है जी? अब कितना हो गया? आपने कहा 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11। अब इसमें दशमलव यहाँ लग गया, तो घटा दे तो कितना बचा? 56.8%। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो जब भी आप सवाल को करेंगे तो इस तरह से आप सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। तो आप उस बेसिक तरीके को ना करके इस तरीके को अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से सवाल को हल भी कर लेंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस के नो? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बात समझ में आ गई सबको? मेरे हिसाब से तो आ गई होगी। तो चलो भाई, आज की बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह के सवालों के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा नई नई क्लासेस को लेकर के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो दीजिएगा इजाजत, बाय।